हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डार्कली स्टडी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अरशद और मैं आज आपको फिजिक्स में टॉपिक नंबर 2 और बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने टॉपिक नंबर 1 बता दिया है। आप वीडियो देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये है निरक्षीय स्थिति और बहुत ही अक्षीय स्थिति। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है। अक्षीय स्थिति में तो वो बिल्कुल सीधी अक्ष पर जाकर एक बिंदु था जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव से कोई हटकर बिंदु है, उसकी अक्ष पर न होकर दूसरा कहीं और बिंदु है, तो उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मैं पहले चित्र बनाता हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो बता चुका हूँ कि सबसे पहले इसके चित्र की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है और चित्र के अनुसार ही हम थ्योरी लिखते हैं। प्रूफिंग भी उसके अनुसार ही जाती है थोड़ी सी। देखें मैं चित्र कैसे बनाता हूं। सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। मैं ले लेता हूं +Q आवेश 1 और मैंने दूसरा आवेश लिया -Q। ये प्लस और -Q आवेश लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि इनसे ही हमारा द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, द्विध्रुव बनता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका मध्य बिंदु ले लेता हूं, मिड पॉइंट। मैंने माना उसको O और इसे बिंदु मान लिया A, इसे मान लिया बिंदु B। तो माना कोई निरक्षीय स्थिति में इस द्विध्रुव आघूर्ण के निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं यहां ये लाइन बना लेता हूं, आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, इस द्विध्रुव की जो लंबाई है पूरी की वो 12 है। पीछे मैंने बताया है वीडियो में और अब भी मैं बता रहा हूं। और इसकी जो मध्य बिंदु से +Q की लंबाई हो जाएगी वो L हो जाएगी। 2 भागों में इसको हमने बांट दिया, इसकी भी L हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बनता है एक समकोण त्रिभुज और इसकी इस बिंदु की लंबाई मध्य बिंदु से क्या होगी? R होगी। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने तो यहां पर R मानी है। और देखें, यहां से मध्य बिंदु से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E OP दिशा में चली जाएगी और ये 2 भागों में विभक्त होगी यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे E1 और इसको हम कहेंगे E2। एक तो +Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरी -Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 2 भागों में यहाँ पर विभक्त हो रही है, वो है E1 व E2। और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत हो जाएगी बिंदु P के। तो ये है हमारा बिंदु P। ये होगी E और ये E1 sin थीटा, ये E2 sin थीटा और ये E1 cos थीटा। मैं दूसरा चित्र देता हूं आपको, इसका मैं पूरे का विवरण देता हूं कि भाई ये कैसे sin थीटा और cos थीटा विभक्त हो रही है। मैंने ये बिंदु P हमने माना, ये E1 sin थीटा है, ये E2 sin थीटा है और ये -Q वाला वैद्युत क्षेत्र आ गया, E1 cos थीटा और ये हो गया E2 cos थीटा और ये लंबवत है E। ये टोटल वैद्युत क्षेत्र है। तो ये इस तरीके का कुछ हो जाता है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को अपने आप निरस्त कर देंगी क्योंकि ये माइनस और धनात्मक यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक हो रही हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रही हैं। तो ये E1 sin थीटा और E2 sin
थीटा दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। तो फ्रेंड्स इसकी जो दूरी हो जाएगी, ये इसकी दूरी माइनस क्यू की बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वो कैसे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में क्या होगा, PB जो होगा, PB का स्क्वायर होगा बराबर हमारे OP का होल स्क्वायर प्लस किसके BO के स्क्वायर, BO का होल स्क्वायर। तो ये OP है हमारे बराबर R के, तो R स्क्वायर, और ये है L के बराबर, तो L स्क्वायर, एंड PB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वर्ग इधर गया तो रूट में चेंज हो गया, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो PB इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से मैंने ये मान रख दिया इसका। तो ये भी फ्रेंड्स अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होगी, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक समबाहु त्रिभुज भी बन रहा है। तो इसके अनुसार हम थ्योरी लिखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले थ्योरी में लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका मध्य बिंदु O है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है। अब हम कह देंगे कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर ये वैद्युत द्विध्रुव बना है, तो एक लाइन आपकी वैसे ही तैयार हो जाती है, जो ये लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति होती है अक्षीय स्थिति से हटकर, यानी कि उसकी अक्ष से कहीं भी कोई बिंदु हो, यानी कि ये इसकी अक्ष जा रही है, इधर को भी अक्ष जा रही है, तो इसकी अक्ष से हटकर कोई भी अन्य कहीं भी बिंदु हो, या चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी बिंदु हो, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निरक्षीय स्थिति में माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है, तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर, मैंने P माना है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये था फ्रेंड्स, ये तो एक टाइप से क्वेश्चन ही हो गया। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका मध्य बिंदु O, मैंने लिख दिया O। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है, ये भी बात ठीक है, ये 12 ले ली चलो। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ये भी ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। फिर निरक्षीय स्थिति में हमको किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो है, माना बिंदु
ओ से P तक की दूरी R है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दो भागों में विभक्त होती है, E1 व E2। इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, आप इसको पहले नोट करें। आप इसको नोट करते चलें मेरे साथ, और कुछ समझ में ना आए तो उनको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो E1 में E2 हो गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित का मतलब है फ्रेंड्स, इनको बांट देते हैं E1 और E2 में, और साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा वाले जो हैं E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे के समान भी हो रहे हैं। ये इस दिशा में जा रहा है तो ये बिल्कुल इसकी बैक दिशा में बिल्कुल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के समान हैं और विपरीत प्रकृति के हैं। अब बात करते हैं E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा की। तो ये E जो हो जाएगा ये फुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगी। यहाँ पर ये E1 कोस थीटा है और ये E2 कोस थीटा है। तो फ्रेंड्स इस एंगल को पूरा करने के लिए E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों आपस में जुड़ जाएंगी और E हमारी यहाँ पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। दो और घटक हैं इसके जो कि हैं E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा, जुड़ जाते हैं। बिंदु आवेश प्लस Q से P की दूरी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर माइनस Q से P की दूरी, यानी कि बिंदु आवेश जो प्लस Q है उसकी दूरी P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो इसी प्रकार माइनस Q की भी P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है।
तो दोस्तों हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए लिख लेते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो फ्रेंड्स हमको चाहिए क्या, E1 चाहिए और E2 चाहिए। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं दे देता हूं इसको समीकरण नंबर 1। तो इसके लिए हमको E1 निकालने के लिए करना क्या होगा, साइन तो हम ले नहीं सकते, कोस थीटा ही हम ले सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो एक दूसरे का अपने से निरस्त कर रहे हैं, और कोस थीटा हम लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं है और ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करने के हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो E1 निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, -q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालूंगा। -q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर होगा हमारा 1/4πε0। तो ऐसे ही रहेगा। और माध्यम भी ले लेंगे हम, माध्यम। तो माध्यम के लिए हम K ले लेंगे। फ्रेंड्स एक कोई भी आवेश ले लेंगे, हम तो यही लेंगे क्योंकि इससे हमको P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए Q अपॉन, और दूरी क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी है √r² + l²। तो √r² + l² का होल स्क्वायर, क्योंकि E का जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 q अपॉन x²। तो x बराबर हमारा है √r² + l²। तो x के स्थान पर मैंने √r² + l² रखा एंड उसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये पूरी हो जाएगी 1/4πε0 k q अपॉन r² + l²। तो ये हो गई दूसरी समीकरण। फ्रेंड्स समीकरण 2 तक आप इसे नोट करें। आगे को मैं बताता हूं E2 कैसे निकलता है, चाहे स्क्रीनशॉट लें। फ्रेंड्स अब निकालेंगे हम +q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E2, बिंदु Q से मतलब +q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, E2 है। तो E2 हमारी बराबर क्या होगी, 1/4πε0 k गुणा, ये प्लस वाला आवेश लेंगे Q अपॉन, इसकी भी दूरी √r² + l² ही है। तो मैं लिख दूंगा √r² + l² का होल स्क्वायर। तो बराबर ये हो जाएगी 1/4πε0 q अपॉन, क्या लिख दूंगा, r² + l²। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब देखते हैं फ्रेंड टोटल E क्या होता है। टोटल E मैंने आपको बता दिया था। टोटल E मैंने आपको बताया था, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहां से हम E1 का मान रख लेते हैं और हमको cos थीटा का ही मान की जरूरत पड़ेगी। तो cos थीटा का मान हम पहले ही निकाल लेते हैं।
कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा हमारा L, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, दोनों में से कोई सा भी त्रिभुज ले लें, क्योंकि यहाँ पर दूरी जो है वो समान है। ये L इसके इक्वल है, ये भी L इसको इक्वल है, ये दूरी इसके इक्वल है, ये दूरी इसके इक्वल है। तो ले लेते हैं हम L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा का जो मान आ गया L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। E1 का मान है हमारा, पीछे निकाल चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। और E2 का मान निकाल लिया हमने, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। अब यहां से आप देखें तो फ्रेंड ये दोनों मान जो है वो सेम है, तो यहां से मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां बचता है कोस थीटा प्लस कोस थीटा, तो वो हो जाएगा 2 कोस थीटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू कोस थीटा का मान पहले आपको ही निकाल दिया मैंने, तो लिख देंगे एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन इंटू 12 भी है क्यू, ये यहाँ पर रूट में है, रूट में है वो, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो 1 और 1/2 को जोड़कर हमारा बनता है 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। अब फ्रेंड्स हमको देखना क्या है, हमको देखना ये है, ये L जो दूरी है वो इस दूरी की तुलना में या R दूरी की तुलना में बहुत छोटी है। L इज ग्रेटर लेस देन टू R। L जो है वो बहुत ही छोटा है R से, इसलिए L को नगण्य मानने पर क्या करेंगे, L को नगण्य मान लेंगे यहां पर, तो L स्क्वायर और भी बहुत छोटा हो जाएगा R से, L स्क्वायर तो और भी बहुत छोटा हो जाएगा R से, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको L को खत्म कर देंगे और हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 2QL अपॉन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर खत्म हो चुका है, तो आर स्क्वायर की घात 3/2 एंड ये 2 से घात 2 कैंसिल। जब यहाँ आर स्क्वायर की घात हम 3/2 करेंगे तो आर की घात 2 गुणा 3/2, ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, तो हमारा बचता है आर क्यूब। इस प्रकार मैं यहाँ पर आर क्यूब लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, और फ्रेंड्स आप देखेंगे मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूं, P होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो लिखेंगे हम 2QL। P बराबर जो हो जाएगा वो 2QL हो जाएगा, तो इस P का मान इसके इक्वल है। देखें आप P 2QL, P = 2QL, तो यहाँ पर मैं P लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा P अपॉन R की घात 3। और यही है हमारी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और P अपॉन R क्यूब। यही है फ्रेंड्स हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर ही नोट करें अपनी कॉपी में,
और इसको आप इसका रिवाइज जरूर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इसकी आने की सबसे ज्यादा संभावना यूपी बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसकी संभावना है आने की परीक्षाओं में। तो मैं एक बार और बताता हूँ आपको, इसमें मैंने करा क्या, वैद्य क्षेत्रीय तीव्रता जो थी टोटल वो यहाँ पर उसका योग हो गया, मैं बता चुका हूँ। और E1 का मान मैंने निकाला, पहले भी यहाँ पर निकाला था मैंने E1 का मान, और E2 का मान मैंने ये निकाला। उसके बाद मैंने पुट करा और 2 cos थीटा यहाँ बन गया, 1 cos थीटा ये, 1 cos थीटा ये, दोनों का योग करा 2 cos थीटा। और cos थीटा का मान मैंने इसलिए ही पहले निकाल दिया था कि यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से मैंने निकाला लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। इस वाले हमने त्रिभुज में ले लिया था आधार बटा कर्ण। तो फिर मैंने यहाँ पर उसका मान रखा। उसके बाद सोल्व करने के बाद हमारी आ जाती है ये निरक्षीय स्थिति में वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एंड मैं अगली वीडियो में जो भी इस चैप्टर को बचाएं न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे जो अपडेट्स हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।